हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अमेनेरिया के बारे में। जिसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली अमेनेरिया होता क्या है, अमेनेरिया के टाइप्स क्या है, उसके रीजंस क्या है, उसके क्या क्या पैथोलॉजिकल फैक्टर्स है और किसकी वजह से अमेनेरिया होता है या फिर उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमेनेरिया का डेफिनेशन क्या बोला गया है। तो बोला गया है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन may be present in various acute medical endocrine and the साइकाट्रिक इलनेस। ठीक है, बेसिकली अमेनेरिया होता क्या है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें जब मेंसेज जो होते हैं अब्सेंट होते हैं फॉर ग्रेटर देन 6 मंथ, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको अमेनेरिया कहते हैं। और ये किसकी वजह से हो सकता है, तो एक्यूट मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, या फिर एंडोक्राइनल मतलब कि कोई हार्मोनल रीजन की वजह से हो सकता है, या फिर साइकाट्रिक इलनेस कोई मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद बोला गया है कि अमेनेरिया नॉट बी कम्प्लीटली रिकवर्ड टिल द मेडिकल इलनेस इज क्योर। ठीक है, जिस भी रीजन से अगर अमेनेरिया हो रहा है तो हम लोग अगर उस रीजन को ट्रीट करेंगे तो अमेनेरिया की कंडीशन अपने आप ट्रीट हो जाती है। तो सबसे पहले अमेनेरिया के डेफिनेशन में यही याद रखना कि अमेनेरिया इज द अब्सेंस ऑफ द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ ग्रेटर देन 6 मंथ विच कैन अकर ड्यू टू द एक्यूट मेडिकल एंडोक्राइनल और द साइकाट्रिक इलनेस। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स में बेसिकली इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, एक फिजियोलॉजिकल मतलब कि जो नॉर्मल है, और वहीं पे पैथोलॉजिकल मतलब किसी डिजीज की कंडीशन की वजह से। तो फिजियोलॉजिकल में भी हमें दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, प्राइमरी अमेनेरिया एंड द सेकेंडरी अमेनेरिया। प्राइमरी अमेनेरिया मतलब कि बिफोर प्यूबर्टी, मतलब कि प्यूबर्टी हुई ही नहीं है, मतलब कि अभी मेनार्च ही नहीं हुआ है जिसकी वजह से मेंसेस नहीं आ रहे हैं। वहीं पे सेकेंडरी में मतलब कि मेंसेस एक समय आ चुके हैं लेकिन कुछ रीजन की वजह से अभी मेंसेस नहीं आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमेनेरिया कहते हैं, जिसमें मेनोपॉज के बाद ऑफकोर्स वहाँ पे मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय क्या होता है कि वहाँ पे मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्ड रहते हैं, और ड्यूरिंग लैक्टेशन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन वहाँ पे क्या होता है, मेंसेस रुका रहता है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमेनेरिया कह सकते हैं। वहीं पे पैथोलॉजिकल की जब बात करें तो पैथोलॉजिकल में भी हमें दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी में हमें दो टाइप्स आते हैं इसके अंदर, दैट इज क्रिप्टोमेनेरिया जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, वहीं पे ट्रू प्राइमरी मेनेरिया। वहीं पे सेकेंडरी में भी कुछ देखने को मिलते हैं कॉजेस। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि अमेनेरिया क्या होता है, इट इज द अब्सेंस ऑफ द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर अ पीरियड ग्रेटर देन 6 मंथ। इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में अगेन दो टाइप्स, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी में मतलब कि प्यूबर्टी से पहले, मतलब कि अभी तक मेनार्ची नहीं स्टार्ट हुआ है, और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, ड्यू टू सम कंडीशन वहाँ पे क्या हो रहा है, मेंसेस कुछ समय के लिए रुके हुए हैं। पैथोलॉजिकल में अगेन वही सेम कि प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी में यहाँ पे क्रिप्टोमेनेरिया और या फिर ट्रू प्राइमरी मेनेरिया हो सकता है, अमेनेरिया हो सकता है, एंड सेकेंडरी अमेनेरिया देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी अमेनेरिया की बात करते हैं। तो प्राइमरी अमेनेरिया में क्या बोला गया कि व्हेन द फीमेल हैज नॉट अटेन मेनार्च एट द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द अब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि पहला प्राइमरी अमेनेरिया किसको बोल सकते हैं कि अगर फीमेल जो है 14 ईयर्स की है और उसमें अभी मेनार्च हुआ ही नहीं है, और साथ ही साथ उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में उसको प्राइमरी अमेनेरिया कह सकते हैं। वहीं पे दूसरा केस इसी में ये आता है कि मान के चलो उसका मेनार्च नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन वो 16 ईयर्स की एज तक हो गई है और उसमें क्या हुआ है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आ चुके हैं। ऐसी कंडीशन में भी हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमेनेरिया कहेंगे। तो 14 ईयर्स तक क्या है, ना तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, ना ही मेनार्च हुआ है, तो उसको भी हम लोग प्राइमरी अमेनेरिया कह देंगे। वहीं पे 16 ईयर्स तक भी क्या हो रहा है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक तो आ गए हैं, मतलब कि वहाँ पे हार्मोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि कोई अदर रीजन नहीं है, लेकिन वहीं पे कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट में कॉजेज होने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, मेनार्च स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे वजह में इसको भी हम लोग प्राइमरी अमेनेरिया कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा कि प्राइमरी अमेनेरिया के दो टाइप्स होते हैं, क्रिप्टोमेनेरिया और एक ट्रू प्राइमरी मेनेरिया। तो सबसे पहले हम लोग क्रिप्टोमेनेरिया की बात कर लेते हैं। तो क्रिप्टोमेनेरिया होता है क्या, बेसिकली कि इसमें जो होता है मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स तो आ जाते हैं लेकिन हमें एक्चुअल ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो इट इज द अकरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स विदाउट एक्सटर्नल ब्लीडिंग। मतलब यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं
लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। अब इसमें क्या रीजन हो सकता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है इन द जेनाइटल आउटफ्लो पैसेज। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मेंस्ट्रुअल ब्लड फेल्स टू कम आउट फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो पैसेज। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेनार्च हो चुका है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग बाहर नहीं आ पा रही है, ब्लीडिंग अंदर ही रुक जा रही है, क्योंकि वहां पे क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिप्टोमेनेरिया बोल देते हैं। ये जो क्रिप्टोमेनेरिया के केस रहेंगे, इसमें पेशेंट में कोई भी एबनॉर्मेलिटी देखने को नहीं मिलेगी। उसमें नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, एस्ट्रोजन के लेवल भी नॉर्मल रहेंगे, ओवरीज भी नॉर्मल रहेंगे, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी नॉर्मल रहेगा। कोई भी यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मेलिटी नहीं रहेगी। बस यहाँ पे प्रॉब्लम किस में है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो बाहर अपीयर नहीं हो पा रही है। इस कंडीशन को हम लोग क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के। तो कॉजेस में दो कॉजेस हो सकते हैं, या तो कंजेनाइटल हो सकता है या तो एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनाइटल में दो कौन कौन से कॉजेस आते हैं, तो इसमें ड्यू टू इम्परफोरेटेड हाइमन, मतलब क्या कि ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन वो जो हाइमन है वो इम्परफोरेटेड, उसमें कहीं पे भी परफोरेशन नहीं है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो हो रहा है बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में, या फिर ड्यू टू ट्रांसवर्स वेजाइनल सिम्टम, जो वेजाइनल सिम्टम होता है, सेप्टम होता है, वो ट्रांसवर्स है, तो उसके वजह से भी क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। वहीं पे एक्वायर्ड में मतलब कि किसी तरह का वहाँ पे प्रोसीजर किया गया होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग बाहर नहीं हो पा रही। जैसे कि क्या हो सकता है इसमें कि सर्वाइकल स्टेनोसिस होती है, मतलब कि जो सर्विक्स है वो क्या हो रहा है, हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग बाहर नहीं हो रही है। इसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं सर्वाइकल स्टेनोसिस के, तो एम्पुटेशन, मतलब वहाँ के किसी पार्ट को बाहर निकाला गया हो, वहाँ पे कॉटराइजेशन किया हो, या फिर कोनाइजेशन, मतलब कॉनिकल जो हम लोग बायोप्सी करते हैं वो किया गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे सर्वाइकल स्टेनोसिस डेवलप हो जाती है, और इसके वजह से भी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड है या ब्लड है वो बाहर फ्लो नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। तो सबसे पहले प्राइमरी मेनोरिया में ये याद रखना है कि जो हमारा कॉजेज रहेगा वो हमारा मेन कहाँ पे रहेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट में रहेगा। तो जिसमें सबसे पहले प्राइमरी मेनोरिया में मेनोरिया में क्या आ जाता है, दैट इज क्रिप्टोमेनोरिया। इसके बाद बोला गया कि ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द ब्लड ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड दैट इज कलेक्टेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूट्रस, इट कॉजेज द पैथोलॉजी लाइक हेमाटोसल्फिंग्स। ठीक है, मान के चलो कि ब्लड तो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ब्लड कहीं ना कहीं तो रुका होगा, तो वो ब्लड जहाँ पे रुका होगा उसके हिसाब से अलग अलग पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है। जैसे कि हेमाटोसल्फिंग्स हो सकता है अगर वो ब्लड जो है फेलोपियन ट्यूब में कलेक्टेड रहे। मेट्रा डेवलप हो सकता है अगर वो ब्लड कहाँ पे, बॉडी ऑफ द यूट्रस में कलेक्टेड रह जाए। या फिर हेमाटोकॉल्पोस हो सकता है जब बॉडी जो ब्लड है वो कलेक्टेड रहे इन द वजाइना। इसके अलावा सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या रहेगा, फीमेल जो रहेगी वो कंप्लेन करेगी कि वहाँ पे साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिल रहा है, और वहीं पे पेशेंट कंप्लेन करेगी कि यूरिनरी सिम्टम्स है। यूरिनरी सिम्टम्स क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्लड है अंदर ही रुका हुआ है, तो वो क्या करेगा, जो हमारा ब्लैडर है उस पर प्रेशर देगा, जिसके वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसी कंप्लेन फीमेल वहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो हम लोग ने क्या देख लिया कि क्रिप्टोमेनोरिया होता क्या है, उसके बाद हम लोग ने देख लिया कि कॉजेस क्या है, उसके सिम्टम्स देख लिया। बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे पेशेंट को डायग्नोस किया जा सकता है कि ऑफकोर्स उसको क्रिप्टोमेनोरिया है। तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा कि पेशेंट जो है उसको अगर बाहर से हम लोग विजुअलाइज करेंगे तो नॉर्मल देखेंगे, और उसके सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नॉर्मल रहेंगे। लेकिन जब हम लोग पेशेंट का लोकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ऐसे में जब इंस्पेक्शन करेंगे वल्वा का आफ्टर सेपरेटिंग द लेबिया, तो वहाँ पे ब्लूइश बल्जिंग हाइमेन देखने को मिलेगा इन केस ऑफ द हेमाटोकॉल्पस। जब क्या होगा कि वजाना के साइड में हमारा जो रहेगा इम्परफोरेटर हाइमन है, तो वहाँ पे ब्लड रुका रहेगा, तो जिसके वजह से वहाँ पे जो हाइमन है वो बल्ज आउट करते हुए देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलो ये ऑब्स्ट्रक्शन हाइमन लेवल पे ना होकर ऊपर है कहीं पे, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पर रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हेमाटोकॉल्पोस कैन बी फिल्ड एंटेरियर टू द रेक्टम। रेक्टम के सामने क्या हो सकता है, हेमाटोकॉल्पोस जो वहाँ पे ब्लड कलेक्टेड है वो फील हो सकता है। वहीं पे ऑन परकशन, अगर परकशन करेंगे तो डल साउंड लोअर एब्डोमेन में दिखेगा, सुनने को मिलेगा, जो कि सजेस्ट करता है कि वहाँ पे डिस्टेंडेड वजाइना है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में ऑफकोर्स यूएसजी ये सारी चीज़ें करा सकते हैं ताकि उसको और अच्छे से डायग्नोस किया जा सके।
अब जो क्रिप्टोमेनेरिया की कंडीशन है, इसको कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, तो इसमें मेन क्या है कि कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन लेते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन में मान के चलो कि इम्परफोरेटेड हमारा हाइमन है, तो ऐसे में हम लोग उसमें इंसिजन लेते हैं ताकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव किया जा सके। वहीं पे अगर मान के चलो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वजाना शुड रिक्वायर एक्सीजन ऑफ द सेप्टम और मेकिंग अ पैसेज आफ्टर द स्क्रीन ग्राफ्ट और अमनियन ग्राफ्ट में हैव टू बी यूज्ड। तो मान के चलो क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंसाइज करना पड़ेगा, उसको कट करके निकालना पड़ेगा ताकि वहाँ पे एक पैसेज क्रिएट किया जा सके। वहीं पे अगर मान के चलो सर्वाइकल स्टेनोसिस की कंडीशन है, तो ऐसे में हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायलेटेशन करना पड़ेगा सर्विक्स का, ताकि वहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको ठीक किया जा सके। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है क्रिप्टोमेनेरिया में। तो क्रिप्टोमेनेरिया आपको यही क्लियर होना चाहिए कि क्रिप्टोमेनेरिया में क्या है, प्रॉब्लम ब्लीडिंग में नहीं है, वहाँ पे मेनार्च भी हो चुका है, नॉर्मल ब्लीडिंग भी है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी है, लेकिन बस जो ब्लीडिंग है वो या फिर जो ब्लड है वो बाहर नहीं आ पा रहा है ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, और ये ऑब्स्ट्रक्शन कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, और उसके हिसाब से ही हमारा मैनेजमेंट यहाँ पे रन करता है। वहीं पे दूसरा आता है हमारा ट्रू प्राइमरी अमेनेरिया। ट्रू प्राइमरी अमेनेरिया का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी नहीं रहेंगे और ब्लीडिंग भी नहीं रहेगा। क्लियर हो रहा है? वहाँ पे क्या हो रहा था कि मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स थे, मेंसेस हो रहे हैं, लेकिन ब्लीडिंग नहीं दिख रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ट्रू प्राइमरी अमेनेरिया में कि यहाँ पे न तो मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स रहेंगे, न ही एक्सटर्नल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। मतलब कि फीमेल ने अभी तक मेनार्च को अटेन ही नहीं किया है, और ये किसकी वजह से हो सकता है, तो जेनेटिकल रीजन की वजह से हो सकता है, एंड्रोक्राइनल रीजन की वजह से हो सकता है, या फिर ऑर्गन रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, दैट इज वहाँ पे ओवरी रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकते हैं। तो इसके कॉजेस की बात करें तो कॉजेस में सबसे पहले आता है कि मान के चलो वहाँ पे जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है या फिर जो यूट्राइन ऑर्गन्स है उनमें कोई डिफॉर्मिटी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है म्यूलेरियन एनॉमलीज, जिसमें क्या होता है कि यूट्रस या फिर यूट्रस अलॉन्ग विद द वेजाना जो है डेवलप्ड ही नहीं रहता, जिसकी वजह से वहाँ पे मेनार्च हो ही नहीं पाता या फिर अच्छे से मेंसेस ही नहीं हो पाते। या फिर इसी के अंदर एक और सिंड्रोम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पे म्यूलेरियन एनॉमलीज आपको क्लियर नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन ये आपको लिखना जरूरी है कि टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि जो जेनेटिकल कंपोनेंट रहता है, जो क्रोमोसोमल पैटर्न रहता है, वो XX के जगह XY पैटर्न हो जाता है। और इस कंडीशन में जो फीमेल है उसके इंग्वाइनल कैनाल में या फिर लेबिया मेजोरा में हमें क्या देखने को मिल सकता है, टेस्टिस देखने को मिल सकता है। तो क्या बोला गया, टेस्टिस इज प्रेजेंट एंड मे बी फेल्ट इन लेबिया मेजोरा और द इंग्वाइनल कैनाल। और इस कंडीशन में क्या रहेगा कि एक्सिलरी हेयर्स एब्सेंट रहते हैं और वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या याद रखने का, वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक्सिलरी हेयर्स, ये सारी चीजें, पेबिक हेयर एब्सेंट रहते हैं, एंड जो टेस्टिस है वो फेल्ट हो सकता है इनके द लेबिया मेजोरा और द इंग्वाइनल कैनाल। तो सबसे पहले कॉजेज ऑफ द ट्रू प्राइमरी अमेनेरिया में क्या याद रखने का कि वहाँ पे यूट्राइन जो ऑर्गन्स है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर है वहाँ पे, जिसमें टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसमें जेनेटिक जो पैटर्न होता है वो XY पैटर्न में आ जाता है और टेस्टिस वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास, दैट इज डिसऑर्डर ऑफ द ओवरी। मतलब कि अब क्या है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो, तो ओवरी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो ओवरी है वही अच्छे से डेवलप ना हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग गोनाडल डिसजेनेसिस। मतलब कि जो ओवरी है वो नॉर्मली डेवलप्ड नहीं है, और इस केस में जो यूट्रस है या फिर जो वजाइना है वो स्मॉल रह जाते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होता, साथ ही साथ प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर स्कैंटी रहते हैं। ये कौन से केसेस में हो सकते हैं, तो इन द केसेस लाइक टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, या फिर प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस की कंडीशन में, स्वेज सिंड्रोम की कंडीशन में, या फिर सेवेज ओवरी सिंड्रोम रहता है, उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, मतलब कि रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम जो होता है, जिस केस में क्या होता है कि ओवरी जो है FSH को रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजों की वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रू प्राइमरी अमेनेरिया देखने को मिल सकता है। तो पहला हमारा क्या था कि वहाँ पे वजाइना या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, फिर ओवरी का प्रॉब्लम देख लिया। अब ओवरी को कौन रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो पिट्यूटरी मान के चलो पिट्यूटरी का नियोप्लेजिया हो गया, पिट्यूटरी भी अच्छे से डेवलप नहीं है, या फिर प्रोलैक्टिनोमा जैसी कंडीशन है, या फिर हाइपोपिट्यूटरी स्टेट है, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो सकता है, वहाँ पे ट्रू प्राइमरी अमेनेरिया देखने को मिल सकता है। वहीं पे पिट्यूटरी को कौन अब कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी के सारे जो हार्मोन रिलीज करवाने का काम होता है वो किसके थ्रू होता है, हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमिक फैक्टर की वजह से भी ट्रू प्राइमरी अमेनेरिया हो सकता है। जैसे कि मान के चलो जो GnRH हार्मोन होता है, ये
अच्छे से पिट्यूटरी जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो सिक्रेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच लीड्स टू रिड्यूस्ड एफएसएच एंड एलएच, जिसकी वजह से अब क्या होगा, एफएसएच और एलएच अच्छे से नहीं रहेंगे तो न तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा न तो उसका ओव्यूलेशन होगा, तो इसी की वजह से अनओव्यूलेशन रह जाता है। सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं अच्छे से नहीं डेवलप होते, इसमें इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है और इसको हम लोग बोलते हैं कालमैन सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम लोग ने कौन सा सिंड्रोम देखा था, दैट इज टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, जो कि हम लोग ने किस में देखा था, आउटफ्लो जो ट्रैक्ट है या फिर जो यूट्राइन ऑर्गन्स है उसमें अगर डिसऑर्डर है। तो अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी में टर्नर सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो सकती है या फिर रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम आप लिख सकते हैं। डिसऑर्डर ऑफ द पिट्यूटरी में हमें कोई सिंड्रोम नहीं देखने को मिलता, बस यहाँ पे क्या रहता है कि हाइपोपिट्यूटरी स्टेट जनरेट हो जाती हैं। वहीं पे डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस में या फिर हाइपोथैलेमिक फैक्टर में हमें देखने को मिलता है कालमैन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि जो जीएनआरएच हार्मोन होता है वो कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से एफएसएच एलएच कम रिलीज होता है और जिसकी वजह से ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, या फिर इसमें ही एड्रेनल हाइपोप्लेजिया या फिर हाइपो या फिर हाइपरथायराइडिज्म जैसी कंडीशन जनरेट हो सकती है। इसके बाद थायराइड का अच्छे से वर्क नहीं हो रहा है तो जुवेनाइल डायबिटीज जैसी कंडीशन हो या फिर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में या फिर ट्यूबरक्लोसिस और एनीमिक पेशेंट में भी हमें ट्रू प्राइमरी अमेनेरिया देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कॉजेस हमें देखने को मिलते हैं फॉर द ट्रू प्राइमरी अमेनेरिया। तो ट्रू प्राइमरी अमेनेरिया क्या होता है कि यहाँ पे मेनार्ची नहीं हुआ है, मतलब क्या कि ना तो मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है ना तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है। इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में क्या दो कंडीशन आती है, एक तो वेल डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि फीमेल में क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रही है ना तो मेंस्ट्रुअल के सिम्टम्स है, लेकिन क्या है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वेल डेवलप्ड। वहीं पे दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अभी डेवलप्ड नहीं हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं और मेनार्च नहीं हुआ है तो उसमें क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं और उसमें क्या डायग्नोसिस रहेगा। तो सबसे पहले इसमें डायग्नोसिस हो सकता है कि म्यूलेरियन अजेनेसिस हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि अगर हम लोग यूएसजी ये सब कर रहे हैं तो उसमें हमें यूट्रस अब्सेंट देखने को मिलेगा, मतलब कि म्यूलेरियन जो एनोमलीज रहती है वो रहेगा। इसमें जो कैरियोटाइपिंग करेंगे तो उसमें नॉर्मल हमें कैरियोटाइप देखने को मिलेगा, मतलब 46XX क्रोमोसोम ही देखने को मिलेगा। दूसरा हम लोग ने देखा था जो इन द केस ऑफ द ओवेरियन कॉज, तो ओवेरियन इसमें क्या हो सकता है टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें भी क्या रहता है कि यूट्रस अब्सेंट रहता है और जो कैरियोटाइप होता है वो 46XY हो जाता है, जिसमें हमें टेस्टिस प्रेजेंट देखने को मिल सकता है इन द इंग्वाइनल कलर और द लेबिया मेजोरा। उसके बाद हार्मोन प्रोफाइल ऐसे करेंगे, हार्मोन चेक करेंगे कि हार्मोन के लेवल किस तरह से। तो अगर मान के चलो LH टू FSH रेशियो नॉर्मल है या फिर डिक्रीज्ड है तो इसमें हम लोग क्या डायग्नोस कर सकते हैं कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी फेलियर हुआ रहा होगा। मतलब क्या कि यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है और जो पिट्यूटरी है वहाँ पे GnRH हार्मोन ही अच्छे से रिलीज नहीं हो पा रहा होगा या फिर फिजियोलॉजिकल डिले है। अगर मान के चलो LH टू FSH रेशियो इंक्रीज्ड है तो इसमें क्या हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो सकती है। वहीं पे FSH टू LH जो वैल्यू है वो इंक्रीज्ड दिख रही है तो इसमें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं या फिर रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम को डायग्नोस कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे FSH और LH का लेवल तो नॉर्मल है लेकिन फिर भी ओवरी क्या कर रही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उससे रेजिस्टेंट है, तो इसमें हम लोग रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम जैसी कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। वहीं पे अगर मान के चलो प्रोडक्टिन का लेवल इंक्रीज दिख रहा है और वहीं पे LH और FSH का लेवल डिक्रीज दिख रहा है तो ऐसे में क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। अगर TSH बढ़ा हुआ है तो मतलब कि यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म है, या फिर अगर TSH नॉर्मल है तो प्रोलैक्टिनोमा की कंडीशन हो सकती है, जिसमें हम लोग MRI और CT से उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये हो गया कि अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है तो मतलब डेवलप्ड है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पिट्यूटरी में या फिर हाइपोथैलेमस में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहाँ पे हमारे ओवरिक साइड में है। वहीं पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अगर वेल डेवलप नहीं है तो इसमें क्या हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम हो गया जिसमें जो फीमेल रहेगी उसमें वेब्ड नेक, क्यूबाइटस वेल्गस और शॉर्ट स्टेचर जैसी फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद गोनाइडल डिसफंक्शन हो सकता है जिसमें फिजिकल फीचर ऑफ टर्नर सिंड्रोम देखने को नहीं मिलते, ठीक है। और कालमैन सिंड्रोम तो हम लोग ने देखा है कि कालमैन सिंड्रोम में क्या हो जाएगा कि GnRH लेवल जो होता है वही रिड्यूस रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छे से ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होता या फिर हमारा जो फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे ओवुलेशन नहीं होता, अनओवुलेटरी साइकिल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट अगेन बेस्ड ऑन द कॉज रहेगा कि किस वजह से हमारा क्या हो रहा है ट्रू प्राइमरी अमेनेरिया देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो मेन यहाँ पे क्या है डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो मान के चलो अगर वहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है या फिर म्यूलेरियन एनोमलीज है तो ऐसे कंडीशन में उसका कोई भी क्योर नहीं है। वहीं पे अगर मान के चलो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है, मतलब वहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, टेस्टिस को रिमूव करते हैं और फीमेल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मान के चलो अगर टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है तो हमें क्या करना है, टेस्टिस को रिमूव करना है और वहाँ पे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे अगर कालमैन सिंड्रोम है जिसमें क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस अच्छे से जीएनआरएच हार्मोन ही नहीं रिलीज पा रहा है, तो ऐसे में हम लोग साइक्लिकल एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और गोनाडोट्रोपिन्स का वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इन केस ऑफ द प्रोलैक्टिनोमास हम लोग क्या करेंगे, डोपामिन अगोनिस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया, कार्बेगोलिन हो गया या फिर एपोमॉर्फिन हो गया, प्रेमिप्योल हो गया। ये सारे ड्रग्स हम लोग बेसिकली देते हैं जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, डोपामिन को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन का लेवल है उसको कम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा करेक्शन ऑफ द एनीमिया। मान के चलो फीमेल में क्या है, एनीमिक कंडीशन है, तो उसको ट्रीट करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है। इन अनरिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, मान के चलो वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस जैसी कंडीशन है, तो ऐसे में क्या करना है, एकेटी जो थेरेपी होती है वो फॉलो करना है, एडेलोसिस करना है, एडिसोलाइसिस करना है, मतलब कि जो एडेशंस हुए हैं उसको ट्रीट करना है, आयुसीडी का इंसर्शन करने के लिए बोला गया है। वहीं पे अगर डिलेड प्यूबर्टी की कंडीशन है, मतलब कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में कोई डिफेक्ट है, तो ऐसे कंडीशन में काउंसलिंग करनी है, पेशेंट को अच्छे से रेफरेंस देना है और ओसी पिल्स का यूज़ करना है ताकि जो एचपीओ एक्सिस में डिफेक्ट है उसको ट्रीट किया जा सके। उसके अलावा एचआरटी थेरेपीज हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मान के चलो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ट्यूमर्स है, तो ऐसे कंडीशन में जो ट्यूमर है उसको सर्जिकली एक्सीजन कर सकते हैं या फिर वहाँ पे रेडियोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कॉज है हमारा अमेनेरिया का, उसके हिसाब से हमारा टोटल जो ट्रीटमेंट है वो रन करता है। तो यहाँ तक हम लोग ने प्राइमरी अमेनेरिया के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी अमेनेरिया के बारे में। तो सेकेंडरी अमेनेरिया मतलब क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 नॉर्मल साइकिल्स और 6 मंथ्स और मोर इन अ वुमेन विथ प्रीवियस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न। अगर मान के चलो कोई नॉर्मल वुमेन है जिसमें क्या हो रहा है, मेंसेस नॉर्मल थे, तो ऐसे कंडीशन में अगर उसका 3 नॉर्मल साइकिल्स तक अच्छे से मेंसेस अब्सेंट रहते हैं तो ऐसे में उसको सेकेंडरी अमेनेरिया कर सकते हैं। या फिर ऐसी फीमेल जिसमें इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, तो उसमें 6 महीने से ज़्यादा टाइम से मेंसेस नहीं आ रहे, तो उसको भी हम लोग सेकेंडरी अमेनेरिया कह सकते हैं। इसके क्या क्या कॉजेस हो सकता है, तो इसमें भी फिजियोलॉजिकल कॉजेस में सबसे पहले प्रेगनेंसी हो सकता है कि अगर फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो गई तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा, उसके मेंसेस रुक जाएंगे। अगर लैक्टेशंस है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रोलैक्टिन है वो क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देके जीएनआरएच सिक्रेशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, अमेनेरिया कंडीशन देखने को मिलेगी। या फिर आफ्टर मेनोपॉज की कंडीशन में भी हमें अमेनेरिया देखने को मिल सकता है। वहीं पे दूसरा क्या हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं जा रही है बाहर, तो इसमें क्या हो सकता है कि सर्वाइकल स्टेनोसिस या फिर सर्वाइकल एट्रेसिया जैसी कंडीशन हो सकती है। इन केसेस लाइक कोनाइजेशन हम लोग ने किया हो, केमिकल बर्न्स हुआ या फिर इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन किया हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो होने की वजह से हमें लग सकता है कि वहाँ पे मेंसेस नहीं हो रहे। दूसरा आता है असरमैन सिंड्रोम। असरमैन सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि बार बार रिपीटेटिव डायलेटेशन एंड क्यूरेटिस करने की वजह से या फिर एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में जो एंडोमेट्रियम होता है वो क्या हो रहा है, अधेयर हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग हमें दिखेगी नहीं। या फिर वेसिको वेजानल फिस्टुला की कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल सकता है, सेकेंडरी अमेनेरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे डिसऑर्डर ऑफ द ओवरी में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पीसीओएस की कंडीशन हो या फिर ओवेरियन ट्यूमर हो या फिर कोई ट्रॉमा हुआ, जैसे इन केस ऑफ द सर्जिकल एक्सटिपेशन या फिर कोई रेडियोथेरेपी की वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें मम्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर कोई पायोजेनिक इन्फेक्शन है या फिर प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो या फिर रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम की कंडीशन में क्या हो सकता है, वहाँ पे सेकेंडरी अमेनेरिया की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मान के चलो डिसऑर्डर ऑफ द पिट्यूटरी है, तो पिट्यूटरी हार्मोन अच्छे से एफएसएच का सिक्रेशन नहीं कर पा रहा है, या फिर हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो जैसे कालमैन सिंड्रोम जैसी कंडीशन है, या फिर कोई अदर सिंड्रोम्स जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया हो गया, डायबिटीज़ की कंडीशन में, ट्यूबरकुलोसिस, रेनल डिजीज, एडिसन्स डिस्कसिंग सिंड्रोम हो गया, एक्रोमेगाली, ड्रग्स यूज़ करने की वजह से जैसे कि फेनोथियाजिन्स, रेजरपिन्स, एंटी डिप्रेसेंट या फिर ओसी पिल्स का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स या फिर एड जैसे इन्फेक्टिव कंडीशन की वजह से वहाँ पे मान के चलो कि पहले मेंसेस तो आ रहे थे लेकिन अभी क्या हो रहा है, मेंसेस रुक चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में
हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेकेंडरी अमेनेरिया कह सकते हैं। तो प्राइमरी अमेनेरिया का मतलब क्या होगा कि अभी तक कभी भी ब्लीडिंग देखने को ही नहीं मिला, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी अमेनेरिया। लेकिन सेकेंडरी अमेनेरिया मतलब क्या हो गया कि पहले ब्लीडिंग तो हो रही थी, पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, अचानक से ब्लीडिंग आना बंद हो गया, मेंसेस होने बंद हो गए, तो उस कंडीशन को हम लोग सेकेंडरी अमेनेरिया कहते हैं। उसके कॉजेज भी हमारे प्राइमरी अमेनेरिया जैसे हो सकते हैं, मतलब कि पहले तो हम सारे हार्मोन लेवल अच्छे से वर्क कर रहे थे, बाद में क्या हुआ, उसमें कोई इम्बैलेंस होने की वजह से, कोई पैथोलॉजी जनरेट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंसेस आना बंद हो गया, तो उसको हम लोग सेकेंडरी अमेनेरिया कह सकते हैं। इसके बाद इसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे सेकेंडरी अमेनेरिया का, तो ऑफकोर्स इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, ताकि पता कर सके कि कहीं फीमेल प्रेग्नेंट तो नहीं है जिसकी वजह से मेंसेस रुके हों। दूसरा आता है इसमें मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट। प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट में हम लोग डिफरेंट क्या करते हैं, यहाँ पे मेडिकेशंस देते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि प्रोवेरा 10 mg पर ओरल वंस डेली फॉर 7 to 10 डेज दे सकते हैं, या फिर नॉरएडिनफ्रॉन दे सकते हैं 5 mg पर ओरल वंस डेली फॉर 7 to 10 डेज, या फिर प्रोजेस्टेरॉन 200 mg IM दे सकते हैं वंस डोज, या फिर माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन 400 mg ओरल दे सकते हैं फॉर 4 टाइम्स फॉर 7 to 10 डेज। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसका क्या करते हैं, ये देते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में क्या क्या चीज़ें याद रखना है कि मान के चलो हम लोग ने ये प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज किया, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 7 दिन के अंदर, तो अगर वहाँ पे विड्रॉल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो ऐसे में ये सजेस्ट करता है कि वो अनओवुलेशन हो रहा था जिसमें प्रोजेस्टेरॉन की डिफिशियंसी थी, या फिर नॉर्मोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क हो सकता है जो कि अनअपोज्ड एस्ट्रोजन की वजह से है। मतलब कि मान के चलो अगर हम लोग ने प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज किया और वहाँ पे विड्रॉल ब्लीडिंग देखने को मिल गई 7 दिन के अंदर, तो मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने की वजह से ही क्या हो रहा था, मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देंगे कि इस कंडीशन को हम लोग किसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, नॉर्मोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। ठीक है, वहीं पे अगर मान के चलो कि ये ब्लीडिंग अकर नहीं हुई, नो विड्रॉल ऑफ ब्लीडिंग देखने को मिली, तो हम लोग अब इसके बाद सेकेंड चीज करते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट। मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट से सिर्फ नहीं ब्लीडिंग देखने को मिली, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट करते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ये सजेस्ट कर सकता है, जिसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, सीरम FSH और LH का लेवल चेक करते हैं। अगर FSH और LH का लेवल, FSH का लेवल 20 से और LH का लेवल 40 से ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म की कंडीशन है, या फिर अगर FSH और LH का लेवल 5 से कम आ रहा है, तो ऐसे में हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म का कंडीशन हो सकता है। इसके बाद हम लोग ने क्या किया कि प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट कर लिया, तो हम लोग अब करेंगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 1.25 mg ऑफ कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन देते हैं, या फिर 2 mg ऑफ एस्ट्रोडियल देते हैं फॉर द 21 डेज, और वहीं पे मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट देते हैं 10 mg फॉर 15 to 21 डेज। और उसके बाद वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं। इसके बाद हम लोग सीरम FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन लेवल चेक करते हैं, USG करते हैं ताकि वहाँ पे कोई एनाटॉमिकल चेंजेस तो नहीं हुए, वो चेक करने के लिए CT MRI करते हैं, और सारे रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं ताकि किसी भी अंडरलाइंग कॉज को वहाँ पे डिटेक्ट किया जा सके। तो इसमें क्या क्या याद रखना है कि सेकेंडरी अमेनेरिया क्या होता है कि मेंसेस पहले आ रहे थे, अब आना बंद हो गए, और इसका टाइम पीरियड कैसे बताएगा कि अगर एबनॉर्मल साइकिल था तो उसमें अगर 6 महीने तक लगातार नहीं आया मेंसेस, तो उसको अमेनेरिया कहेंगे। वहीं पे अगर नॉर्मल साइकिल था और उसमें 3 महीने से साइकिल मेंसेस नहीं आ रहे, तो उसको अमेनेरिया की कंडीशन कह सकते हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल कॉज भी हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल कॉजेस भी हो सकते हैं। और डायग्नोसिस के बारे में हम लोग ने बात कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट की। तो सेकेंडरी अमेनेरिया में मान के चलो पोस्ट पिल अमेनेरिया अगर है, मतलब कि जो फीमेल है अगर उसने OC पिल्स लेना चालू कर दिया और उसके बाद अमेनेरिया कंडीशन जनरेट हुई है, तो उसको क्या करना है, जो भी पिल्स ले रही है उसको रोकना है, और जैसे ही पिल्स रोकेगी अपने आप क्या हो जाएगा, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मान के चलो प्री मैच्योर मेनोपॉज है, मतलब कि जो नॉर्मल एज होती है मेनोपॉज की उससे पहले ही मेनोपॉज हो जा रहा है, तो उसमें हम लोग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। वहीं पे कोई सिंड्रोम है जैसे कि रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम है, तो इसमें भी हम लोग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। वहीं पे सीहान्स सिंड्रोम है, सीहान्स सिंड्रोम मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाइपोपिट्यूटरी कंडीशन आ जाती है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोडियल, इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर मान के चलो फीमेल जो है हाइपोथायरॉयडिज्म से
अफेक्टेड है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, थायरॉक्सिन डेली बेसिस पे देते हैं, जिसको हम लोग 25 से 50 या फिर 100 माइक्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द एडजस्टेड डोज की कितनी उसकी सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से हम लोग एडजस्टेड डोज में प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे अगर मान के चलो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमोक्रिप्टिन दे सकते हैं या फिर कैबारगोलिन दे सकते हैं। अगर फीमेल जो है उसका वेट लॉस हो रहा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी कंडीशन है या फिर स्ट्रेस है, तो ऐसे में हम लोग उसको डाइटरी सप्लीमेंट देंगे, एपेटाइजर देंगे और एंटी डिप्रेसेंट और मूड एलिवेटर्स देंगे। वहीं पे अगर मान के चलो किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अमेनेरिया देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे रेजोरेंस और साइकोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे और जिस ड्रग की वजह से हो रहा है उस ड्रग को रिड्यूस या फिर उस ड्रग को बंद करने के लिए कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द होल अमेनेरिया। तो अमेनेरिया यहाँ तक हो गया सारी चीज़ें कि अमेनेरिया क्या होता है कि इट इज़ द अब्सेंस ऑफ द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके दो टाइप्स हम लोग ने देख लिया, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। उससे पहले भी उसके फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्राइमरी में हम लोग ने क्या देख लिया, क्रिप्टोमेनेरिया और ट्रू प्राइमरी अमेनेरिया। वहीं पे सेकेंडरी में हम लोग ने सारे कॉजेज देख लिए कि आफ्टर फिजियोलॉजिकल में आफ्टर मेनोपॉज हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, ड्यूरिंग लैक्टेशन, और अगर किसी रीजन की वजह से हो रहा है तो उस रीजन को हम लोग डिपेंडिंग अपॉन कौन से रीजन से है उसके हिसाब से हम लोग उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू अमेनेरिया क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोज़ में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। मैंने जितना हो सका ईजी करने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोज इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।